देखिए इस वीडियो में हम यूपीएससी का सॉल्यूशन देखेंगे। यूपीएससी प्री जो एग्जाम हुआ है 2023 का, उस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो आपको वन बाय वन समझ लेना है, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर वन बाय वन समझ लेनी है, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ आपको, जो सी बुकलेट है, सीरीज सी बुकलेट, उसका मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो उसको आपको ध्यान में रखते हुए ये देख लेना है। पहली बात, पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है होम गार्ड से रिलेटेड। आप हिंदी में भी देख सकते हैं और इंग्लिश में भी देख सकते हैं, दोनों के अंदर मैं आपको बता दूंगा ये क्वेश्चन। और इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको विथ एक्सप्लेनेशन यहाँ पर बता दूंगा, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन पहले से देखा हूँ, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। जो डिटेल में सॉल्यूशन जहाँ पे बताया गया है वहीं से मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है। पहला क्वेश्चन है होम गार्ड के संदर्भ में। तो हिंदी वाले देख लीजिए यहाँ पर, होम गार्ड के संदर्भ में इन कथनों पर हमें विचार करना है। कौन कौन से कथन है ये, पहले पेन ले लेते हैं हम। यहाँ से हमने पेन ले लेंगे, ये ब्रश ले लिया, ठीक है। ये हमारे होम गार्ड के संदर्भ में है, ये कथन दिए हुए हैं, ये पेन ले लिया हमने। इन कथनों पर हमें विचार करना है। अब क्या है कथन। पहला कथन आप देख रहे हैं, होम गार्ड को होम गार्ड अधिनियम और केंद्र सरकार के नियमों के अधीन समुत्थापित किया जाता है। यानी होम गार्ड आर रेज्ड अंडर द होम गार्ड एक्ट एंड रूल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि इस स्टेटमेंट की जगह यहाँ पर यूज किया गया है कि दिल्ली होम गार्ड जो है, दिल्ली होम गार्ड हैज रेज्ड अंडर दी बॉम्बे होम गार्ड एक्ट 1947। मुंबई का होम गार्ड एक्ट था 1947, उसके द्वारा हम कह सकते हैं दिल्ली होम गार्ड है उनको रेज्ड किया गया था मुंबई होम गार्ड एक्ट 1947 के तहत, एज एक्सटेंडेड, और उसी को एक्सटेंड किया गया था एनसीटी ऑफ दिल्ली इन 1959। 1947 का था, उसी को एक्सटेंड किया गया था 1959 में, यहाँ पर एक्सटेंड किया गया था, उसको हम बोलते हैं एनसीटी ऑफ दिल्ली। यानी दिल्ली होमगार्ड रूल जो है वो 1959 में बने थे। बाकी सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। होमगार्ड की भूमिका जो होती है वो होती है आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस की सहायक बल के रूप में सेवा देने की यहाँ पर होमगार्ड की ड्यूटी होती है। यानी हम कह सकते हैं द रोल ऑफ होमगार्ड इज टू सर्व एज एन ऑक्सिलरी टू द पुलिस इन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी and help the community in any kind of emergency such as air raid, fire cyclone, earthquake, epidemic, and help in maintenance of essential services, promote community harmony, assist the administration in protecting weaker sections, participating in socio-economic and welfare activities, and perform civil defense duties। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा तटीय क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए कुछ राज्यों में सीमा विंग होम गार्ड बटालियन समुत्थापित की गई है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, कुछ राज्यों में ये स्थापित की गई है। तो ये दो स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो कितने कथन सही है यहाँ पर, दो कथन यहाँ पर सही हैं, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। इसमें भी हम देख सकते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला है, इसमें हम कह सकते हैं 15 बॉर्डर विंग होम गार्ड हैं, BWHG जिसको हम बोलते हैं, बॉर्डर विंग एच जी, मतलब कि 15 बॉर्डर विंग होम गार्ड बटालियन हैव बीन रेड इन दी बॉर्डर स्टेट। जैसे कि पंजाब में 6 हैं, राजस्थान में 4 हैं। अगर हम बात करें पंजाब की, पंजाब में कितनी है, 6 हैं, राजस्थान में 4 हैं, और गुजरात में 2 हैं। ये कितनी होगी, 12 हो गई है। तो इस तरीके से, और एक बटालियन है वो मेघालय में है, त्रिपुरा में है, और वेस्ट बंगाल में है। 3 इस तरीके से हैं। तो 12 और 3 3 3 कौन कौन सी जगह है, एक मेघालय में है, और एक हम बात करें त्रिपुरा में है, और एक हम बात करें वेस्ट बंगाल में है। तो 3 बटालियन इस तरीके से है, और 12 यहाँ पर, तो टोटल 15 बटालियन है जो कि यहाँ पर बॉर्डरों में काम कर रही है। तो हम कह सकते हैं
कि ये जो बटालियन है ये सर्व एज ए ऑक्सिलरी टू बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फॉर प्रिवेंटिंग infiltration of the international border and coastal areas and guarding of BA, BPs and lines of communication and vulnerable area at the time of external aggregation। तो अगर हम इस क्वेश्चन के सोर्स की बात करें कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कहाँ देख सकते हैं या इसका रेफरेंस अगर दें तो ये कहाँ से लिया गया है, तो एक वेबसाइट है, वेबसाइट कहाँ पर है, DGFSC, ये वेबसाइट है DGFSC DHG DGFSC DHG.government.in यानी गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहां से ये क्वेश्चन है लिया गया है। तो होमगार्ड के बारे में क्वेश्चन वहां से उठाया गया है। अभी दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन का हमने कंप्लीट एनालिसिस कर लिया है। अभी इसको क्लियर कर देते हैं पेज को, दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन। भारत के संदर्भ में कुछ युग्म यहाँ पर दिए हुए हैं विथ रेफरेंस टू इंडिया, कुछ पेयर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, उन पेयर्स की हम जानकारी ले लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा पूरा दिखना चाहिए, तो इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से कर देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन पूरा इस तरीके से दिखे। ये देखिए अभी दूसरा क्वेश्चन पूरा दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इंडिया के रेफरेंस में हम देख रहे हैं, ये ले लिया है। भारत के संदर्भ में ये युग्म है, इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो पहला युग्म क्या है, जैसे कि अनधिकृत रूप से पुलिस या सेना की वर्दी को पहनना, क्या ये सही है? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के द्वारा शासकीय गुप्तवाद अधिनियम 1923 में बताया गया है कि अनधिकृत रूप से पुलिस या सेना की वर्दी को पहनना ये कृत्य है, इस अधिनियम के अंतर्गत आता है। तो क्या ये बात सही है? तो ये बात पहली बात सही है, क्योंकि इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो 1923 है, शासकीय गुप्तवाद अधिनियम 1923, ये अप्लाई होता है टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट सर्वेंट एंड सिटीजन्स फ्रेम्ड विथ द चार्ज ऑफ सेडिटेशन, थ्रेटनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, spying and unlawful use of government uniform and causing intervention in the armed force and so on। तो उनके अंदर ये बताया गया है कि अनाधिकृत रूप से आपको पुलिस या सेना की वर्दी को नहीं पहन सकते आप, या गवर्नमेंट की जो चीजें हैं उनका इस तरीके से आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसमें बताया गया है? ये शासकीय गुप्तवाद अधिनियम 1923 में बताया गया है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखें, किसी पुलिस अधिकारी या सैनिक अधिकारी की ड्यूटी में तैनात होने के दौरान जानबूझकर उसे गुमराह करना या उसके साथ हस्तक्षेप करना, ये कौन से अधिनियम में बताया गया है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में बताया गया है। क्या ये बात सही है? तो ये बात गलत है, क्योंकि जो हमारा शासकीय गुप्तवाद अधिनियम 1923 है उसी के अंदर ये बात भी बताई गई है। तो हम कह सकते हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 है, इसके अंदर बताया गया है कि कोई भी पर्सन, नो पर्सन इन द वेसिनिटी ऑफ एनी प्रोविटेड प्लेस shall obstruct or knowingly mislead or otherwise interfere with or impede any police officer or any member। यानी ये शासकीय गुप्तवाद अधिनियम 1923 है, इसी के अंदर ये वाली बात बताई गई है, अलग से इसके अंदर ये बात नहीं बताई गई है। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट इससे मैच नहीं कर रहा, मतलब रॉन्ग हो गया है। और तीसरा स्टेटमेंट बताया गया, तीसरा स्टेटमेंट क्या बताया गया है? जैसे कि बंदूक तोप से अनुष्ठान परक गोली दागना जिससे कि अन्य लोगों की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए जोखिम हो सकता है, ये आयुध संशोधन अधिनियम 2019 में बताया गया है। क्या ये सही है? तो ये बात यहाँ पर सही है। इट सीक्स टू डिक्रीज द नंबर ऑफ लाइसेंस फायर आर्म अलाउड पर पर्सन एंड इंक्रीज द पेनल्टी फॉर सर्टेन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। यानी जो एक्ट है आयुध संशोधन अधिनियम 2019, इसके अंदर ये बताया गया है कि आपको क्या है, जो गन फायर वगैरह हैं उनमें आपको यूज करना है, यानी हम कह सकते हैं नंबर ऑफ लाइसेंस है उनको डिक्रीज करने के लिए यहाँ पर ये बताया गया कि पर पर्सन नंबर ऑफ लाइसेंस है वो डिक्रीज किए जाए और पेनल्टीज हैं इस तरीके के ऑफेंस में इंक्रीज की जाए। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, यानी दो स्टेटमेंट हमारे मैच कर रहे हैं। तो दो युग में यहाँ पर सही है, तो केवल दो युग में यहाँ पर सही होंगे, तो ये वाला ऑप्शन हमारा होगा सही। अब आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पे।
तो देखिए इसको तो हम कर देते हैं डिलीट। अभी आ जाते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन आपका यहीं पर है, देखिए ये वाला क्वेश्चन है। ये युग्मों पर आपको विचार करना है। कुछ समाचार पत्रों में, अभी देखिए करंट अफेयर से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा है। कुछ समाचार पत्रों में आपने पढ़ा होगा, जैसे कि उत्तरी कीवू, ये वर्ड पढ़ा होगा उत्तरी कीवू या इटूरी जिसको बोलते हैं। ये अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में जो युद्ध चल रहा था उसको बोला गया है, तो ये गलत है। उसको हम जैसे नॉर्थ कीवू या फिर इतूरी है, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैं कॉन्गो के। कहाँ के हैं ये? अर्जेनिया, अर्मेनिया और अजरबैजान के नहीं है, ये कॉन्गो के हैं ये। तो पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया हमारा, क्योंकि नॉर्थ कीवू और जो इतूरी है ये प्रोविंसेस हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो ये पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। दूसरा है हमारा कि नारगोन और कारवाक है। नारगोन और कारवाक है, ये मोजाम्बिक में उपलब्ध का है, तो ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि नारगोन और कामराव है, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एथेनिक और टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन अर्मीनिया और हम कह सकते हैं अजरबैजान। ये वाला जो है नारगोन कारखा वो कारवाक है, ये अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको लिए यूज किया गया है, तो ये यहाँ पर गलत है। तो हम कह सकते हैं नारगोन कारवा कॉन्फ्लिक्ट है एथनिक एंड टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन अर्मीनिया एंड अजरबैजान ओवर द डिस्प्यूट रीजन ऑफ नारगोन कारबाख एंड inhabited mostly by the ethnic Armenian and seven surrounding डिस्ट्रिक्ट। और अर्मीनियन जो है अर्मीनिया के साथ चारों तरफ 7 डिस्ट्रिक्ट और हैं। inhabited mostly by Azerbaijan until their एक्सक्लूजन ड्यूरिंग दी 1999 में, यानी 1990 में यहाँ पर अजरबैजान ने ये अर्मीनिया के चारों तरफ 7 जो डिस्ट्रिक्ट थे उन पर क्या है कब्जा कर लिया था। हम कह सकते हैं अर्मीनियन ऑक्यूपेशन के दौरान उन पर कब्जा कर लिया था। तो ये नारगोन और कारगबाक है, ये वहाँ की प्रॉब्लम है। और तीसरा है यहाँ पर, तीसरा स्टेटमेंट क्या है? तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा गलत है, ठीक है इस हिसाब से। और तीसरा है खेड़सान और जपोरिजिया। खेड़सान और जपोरिजिया है, ये इजराइल और लेबनान के बीच का विवाद है क्या? तो ये भी गलत है, क्योंकि जो खेड़सान और जपोरिजिया है ये ऑनगोइंग इन्वेंशन है यूक्रेन का। यूक्रेन रशिया यूनिलैटरली डिक्लेयर इट्स एनेक्सेशन ऑफ एरिया इन एंड अराउंड 4 यूक्रेनियन, ये यूक्रेन के हैं 4 यूक्रेन के जो प्लेस हैं वहां पर ये बताया गया है यूनिलैटरली उन्होंने एनेक्सेशन, रशिया ने एनेक्सेशन डिक्लेयर कर दिया है। उनमें इनका नाम है, जैसे कि कौन कौन सी 4 जगह हैं वो जहां पर यूक्रेन ने अपना दबदबा है या फिर हम कह सकते हैं एनेक्सेशन लागू कर दिया है। वो है डोनेस्टिक है, डोनेस्टिक, फिर खेरसोन है, खेरसोन, उसके बाद में लुहानसक है, लुहानसक, और एक है जयपो जयपोरोफीविया जो यहाँ पर है जयपोरिजिया है, जयपोरिजिया, खेड़सान और लुहानसांग और डोनेस्टिक, ये 4 हैं। तो उनके 2 नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये यूक्रेन के जो जगह है उन पर रशिया ने कब्जा किया है वो वाली जगह है ये। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो हम कह सकते हैं तीनों स्टेटमेंट गलत है यहाँ। तो कोई भी सम्मिलित नहीं है, इसका मतलब कोई नहीं, ये वाला ऑप्शन होगा हमारा आंसर। अभी आ जाते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है, चौथा क्वेश्चन है आपका ये, देखिए थोड़ा सा पूरा कंप्लीट दिखा देता हूँ क्वेश्चन। ये है चौथा क्वेश्चन आपका, ठीक है। इन कथनों पर हमें विचार करना है। पहला कथन क्या दिया हुआ है? इजराइल ने कुछ अरब राज्यों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं। और दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि अरब शांति पहल सऊदी अरब की मध्यस्थता से इजराइल और अरब लीग के बीच में हस्तांतरित
यानी कि हस्ताक्षरित हुआ है, दोनों ने हस्ताक्षर किए हैं। अरब शांति पहल के तहत सऊदी अरब की मध्यस्थता से इजराइल और अरब के बीच में समझौता हुआ है। तो देखिए दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि सऊदी अरबिया है वो मेन ब्रोकर है। सऊदी अरेबिया एज द मेन ब्रोकर ऑफ पीस प्लान हैज ऑब्वियस स्टेक इन इट्स सक्सेस, क्योंकि सऊदी अरब है ये मेन ब्रोकर है दोनों के बीच में। while they remain proponent of resolving the conflict with Israel through negotiation, they have also made it clear that such resolution will depend on Israel response to peace plan। तो ये सऊदी अरब ने मध्यस्थता की है, ये बात सही है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर करेक्ट हैं, लेकिन ये इसकी व्याख्या करता है, ये गलत है। यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट सही है। कथन दोनों आपस में सही है, लेकिन कथन सेकंड कथन फर्स्ट की व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर सऊदी अरब है वो मेन ब्रोकर तो है, खुद मेन ब्रोकर है, मेन ब्रोकर ऑफ द पीस प्लान हैज ऑब्वियस स्टेक इन इट्स सक्सेस while they remain proponent of resolving the conflict with Israel through negotiation, they have also made it clear that such resolution will depend on Israel response। यानी ये जैसे रेगुलेशन है वो इजराइल के रेस्पॉन्स पर डिपेंड करते हैं। तो ये जो टॉपिक लिया गया है ये किस लिया गया है, एक वेबसाइट है macro.org, वहाँ से लिया गया है। गवर्नमेंट की वेबसाइट है macro.org, वहाँ से डेटा लिया गया है macro.org। तो इस वेबसाइट पे विजिट करके आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं और डिटेल में अगर आप देखना चाह रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हटा देते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन हमें अगला पेज पे मिलेगा। ये पांचवा क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। ठीक है, ये इतना है खेल पुरस्कार के संदर्भ में। खेल पुरस्कार के संदर्भ में कुछ युग्म दिए गए हैं, जैसे कि मेजर ध्यानचंद के बारे में बताया गया है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है। अब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो पहली बात, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है किसी खिलाड़ी को पिछले 4 साल की अवधि के दौरान सबसे ज्यादा या सबसे शानदार प्रदर्शन के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है, और इसी को हम खेल रत्न पुरस्कार ही बोलते हैं। किसी खिलाड़ी को खेल रत्न पुरस्कार या फिर हम कह सकते हैं मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है। ये पूरे पुरस्कार का नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये किसी खिलाड़ी को पिछले 4 वर्षों की अवधि के दौरान अगर सबसे शानदार प्रदर्शन किया है, उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, उसके लिए दिया जाता है। तो ये बात सही है। और दूसरा, यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार की बात की गई है। अर्जुन अवार्ड है ये किसी खिलाड़ी के द्वारा जीवन काल की उपलब्धि के लिए दिया जाता है, ये गलत है, क्योंकि अर्जुन अवार्ड है, अर्जुन अवार्ड ये 1961 से दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन नेशनल स्पोर्ट इवेंट जो होती है उनमें आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए दिया जाता है, जीवन काल की उपलब्धि के लिए नहीं दिया जाता है। ये 1961 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है अर्जुन पुरस्कार, और ये पुरस्कार दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अगर कोई नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट प्राप्त करता है, तो वहां पर हम देते हैं अर्जुन अवार्ड। इट इज गिवन फॉर गुड परफॉर्मेंस ओवर ए पीरियड ऑफ प्रीवियस 4 ईयर एंड शोइंग क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप, स्पोर्ट्समैनशिप एंड सेंस ऑफ डिसिप्लिन। यानी पिछले 4 सालों में अच्छे परफॉर्मेंस के आधार पर ही ये दिया जाता है अर्जुन अवार्ड जो है। उसमें आपकी क्वालिटीज भी देखी जाएंगी, आपकी लीडरशिप क्वालिटी भी देखी जाएगी और आपका डिसिप्लिन भी दिया जाएगा। और ये अवार्ड है, इसके अंदर 15 लाख कैश प्राइज दिया जाता है। अर्जुन अवार्ड के अंदर कितना? 15 लाख आपको कैश प्राइज दिया जाता है और ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं सम्मान के रूप में ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर दिया जाता है। ब्रॉन्ज स्टेच्यू है अर्जुन का दिया जाता है, और एक हम कह सकते हैं सम्मान का स्क्रॉल भी दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार यहाँ पर सही है, द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो कब दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार
उन प्रतिष्ठित प्रशिक्षकों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जो सफलतापूर्वक खिलाड़ी या टीमों को प्रशिक्षित करते हैं। ये बात सही है, क्योंकि द्रोणाचार्य अवार्ड की जो शुरुआत है ये होती है 1985 से, 1985 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक्सीलेंस स्पोर्ट्स कोचिंग में अगर एक्सीलेंस है कोई, उसको दिया जाएगा द्रोणाचार्य अवार्ड। इट इज गिवन टू कोच फॉर डूइंग आउटस्टैंडिंग एंड मेरिटोरियस वर्क ऑन कंसिस्टेंट बेसिस एंड इनेबलिंग स्पोर्ट पर्सन टू एक्सेल इन इंटरनेशनल इवेंट। यानी एक स्पोर्ट पर्सन के अंदर इस तरीके की क्वालिटीज डेवलप करना ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा परफॉर्म कर सके। इसके अंदर भी हम कह सकते हैं 15 लाख रुपए का कैश प्राइज यहाँ पर दिया जाता है, ब्रॉन्ज स्टैचू दिया जाता है द्रोणाचार्य का, और सम्मान का एक स्क्रॉल भी दिया जाता है। और ध्यानचंद अवार्ड के अंदर कितना दिया जाता है? ध्यानचंद अवार्ड के अंदर भी पुरस्कार तो दिया जाता है। ध्यानचंद अवार्ड के अंदर हम कह सकते हैं ध्यानचंद अवार्ड के अंदर भी 10 लाख रुपए का प्राइज दिया जाता है। और 2002 में ध्यानचंद, जो मेजर ध्यानचंद है, ये 2002 में स्टार्ट हुआ था और इसके अंदर कितना दिया जाता है? 10 लाख रुपए कैश प्राइज दिया जाता है, 10 लाख रुपए। तो इसमें 2 स्टेटमेंट हमारे सही हैं, हमने देखे हैं, इसमें केवल 2 स्टेटमेंट सही है। एक तो द्रोणाचार्य पुरस्कार वाला, ये राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है, ये भी गलत है, रिटायर्ड खिलाड़ी को नहीं दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं ध्यानचंद पुरस्कार में 10 लाख रुपए दिया जाता है। और ये खिलाड़ियों को रिटायरमेंट के बाद जो पुरस्कार दिया जाता है उसको ध्यानचंद अवार्ड ही के बोलते हैं हम, ना कि राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार बोलते हैं। तो ये भी गलत है, ओनली 2 स्टेटमेंट सही है हमारे। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर देते हैं डिलीट। देखिए 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 का जो हुआ है, 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 के बारे में, इन पर हमें विचार करना है, कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है कि ये पहली बार था जब शतरंज ओलंपियाड भारत में आयोजित हुआ है, ये बात सही है। जो 44वां चेस ओलंपियाड है, इंटरनेशनल टीम चेस इवेंट ऑर्गेनाइज बाय दी फाइड जिसको बोलते हैं हम, FIDE, यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल, और जो बोलते हैं DNChess, ये चेन्नई में लागू किया गया था, यानी चेन्नई में खेला गया था। 28 जुलाई से 10 अगस्त 2022 के बीच में खेला गया था। कब खेला गया था ये? 28 जुलाई से 10 अगस्त 2022 के बीच में ये खेला गया था। और दिस वाज द फर्स्ट चेस ओलंपियाड टू टेक प्लेस इन इंडिया। उसके बाद में दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है। अधिकृत जो शुभंकर थे, उत्तम भी नाम दिया गया था इसको। दी ऑफिशियल मास्कोट ऑफ 44 चेस ओलंपियाड इज तांबी, जिसको बोलते हैं तांबी। दी वर्ड तांबी इन तमिल लैंग्वेज मीन्स लिटिल और यंगर ब्रदर, मतलब कि यंगर ब्रदर के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। तांबी जो वर्ड है ये तमिल लैंग्वेज में यंगर ब्रदर के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है, तांबी। और तीसरा स्टेटमेंट है यहाँ पर, ओपन सेक्शन में जीतने वाली टीम के लिए ट्रॉफी बेरा मैजिक कप होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर ट्रॉफी दी जाती है विनिंग टीम के लिए, ओपन सेक्शन इन दी, वो उसको बोलते हैं हैमिल्टन रसेल कप, ये वाली ट्रॉफी दी जाती है। ओपन सेक्शन में अगर कोई टीम जीतती है तो उसको हम बोलते हैं हैमिल्टन रसेल कप, ये वाली ट्रॉफी बोलते हैं उसको। ओपन सेक्शन में जीतने वाली टीम के लिए जो ट्रॉफी दी जाती है उसको क्या बोलते हैं? ये वाली ट्रॉफी ना बोल के बोलते हैं हैमिल्टन रसेल कप बोलते हैं। और जो ट्रॉफी दी जाती है, ट्रॉफी फॉर विनिंग टीम इन वुमेन सेक्शन यानी महिला सेक्शन में जीतने वाली टीम को जो ट्रॉफी दी जाती है वो दी जाती है वेरा मैजिक कप। तो इसमें हमें समझना है कि ओपन सेक्शन में दी जाती है वो हैमिल्टन रसेल कप दिया जाता है, और महिला विभाग सेक्शन में जो दिया जाता है वो दिया जाता है वेरा मैजिक कप। तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएंगे और हमारा पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही होगा, यानी केवल 2 ही स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर सही होंगे।
तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर एक तो चेस इवेंट से हम देख सकते हैं इसकी न्यूज़, चेस वाली जो वेबसाइट है उस पर हम देख सकते हैं। एक चेस बेस्ड वेबसाइट है, वहाँ पर भी हम इसकी डिटेल है वो वेरीफाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अभी 8 क्वेश्चन हुए हैं हमारे, 7वें नंबर पर आ जाते हैं। 6 क्वेश्चन हुए, 7वां नंबर क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर कुछ टॉप पॉइंट समाचार पत्रों से लिया गया है, बड़े सारे। क्या क्या दिया हुआ है? देख, डॉनवास क्या चीज है? डॉनवास कहाँ का वर्ड है पहली बात? डॉनवास जो है ये हिस्टोरिकल और कल्चरल और इकोनॉमिक रीजन है ईस्टर्न यूक्रेन का, ना कि सीरिया का। डॉनवास, तो हम कह सकते हैं डॉनवास, और हम कह सकते हैं ये एक हिस्टोरिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक रीजन है ईस्टर्न यूक्रेन का। ईस्टर्न यूक्रेन पार्ट का ये सेक्शन है, हम कह सकते हैं। पार्ट ऑफ डॉनबास आर ऑक्युपाइड बाई रशिया एज ए रिजल्ट ऑफ रशिया यूक्रेन वार, यानी कि डॉनबास के जो पार्ट हैं वो रशिया यूक्रेन युद्ध में रशिया के द्वारा ऑक्युपाइड कर लिए गए हैं। दूसरा स्टेटमेंट में दिया हुआ है कोचिंग। कोचिंग ये इथियोपिया का है क्या? तो ये भी यहाँ पर गलत है, क्योंकि कोचिन स्टेट जो है, कोचिन स्टेट हम कह सकते हैं नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट है ऑफ द स्टेट विटनेसिंग कॉन्फ्लिक्ट विथ द कोचीन एंड इंसर्जेंट फाइटिंग अगेंस्ट द ततमादाओ, यानी कि म्यांमार आर्म फोर्स जो है, म्यांमार आर्म फोर्स के लिए ये कोचिन वर्ड यूज किया गया है। 1961 से इसका यूज किया जा रहा है। विथ ओनली वन मेजर सीज फायर बींग ब्रोकर्ड बिटवीन देम विच लास्टेड फ्रॉम 1994 से 2011 के बीच में, यानी 1994 से 2011, टोटल 17 साल में एक बार ही यहाँ पर क्या है, सीज फायर हुई है। वो हुई है 1961 में, और जो भारत चाइना के बीच में युद्ध हुआ है उसके लिए यहाँ पर यूज किया गया है। इसको म्यांमार आर्म फोर्स के लिए हम यूज कर सकते हैं, तो वहां पर ये यूज किया गया है। तो हम कह सकते हैं ये नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट है जो कि म्यांमार आर्म फोर्स के लिए यहाँ पर ये वर्ड यूज किया गया है, ना कि इथियोपिया के लिए यूज किया गया है। और तीसरा वर्ड है वो है टिग्रे। टिग्रे वर्ड कहाँ के लिए ये है? तो ये स्टेटमेंट भी, ये भी गलत है हमारा, टिग्रे। क्योंकि टिग्रे में भी हम देखें, टिग्रे कहाँ के लिए यूज किया गया है? ये नॉर्दर्न मोस्ट रीजन स्टेट है। आर्म कॉन्फ्लिक्ट इन द रीजन लास्टेड फ्रॉम 3 नवंबर 2020 टू 3 नवंबर 2022, यानी कि जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है ये इथोपियन फेडरेशन गवर्नमेंट एंड इरेट्रिया, इरेट्रिया है एक साइड थी, और एक साइड था इथोपियन फेडरेशन गवर्नमेंट, एंड द टिग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट है वो अदर साइड थी, टीपीएलएफ। टीपीएलएफ है वो अदर साइड थी। तो यमन से रिलेटेड कोई कनेक्शन नहीं है यहाँ पर, हम कह सकते हैं ये भी नॉर्दर्न मोस्ट रीजन है आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट का, जो कि 3 नवंबर 2020 से 3 नवंबर 2022 के बीच में इथोपियन फेडरेशन गवर्नमेंट और हम कह सकते हैं एक तरफ थी एरिट्रिया और दूसरी तरफ थी टीपीएलएफ, जिसे हम बोलते हैं टिग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट। तो इस हिसाब से यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट हैं ये गलत हैं, तो इनमें से ये वाला ऑप्शन हमारा होगा, आंसर जो होगा ये वाला ऑप्शन होगा। तो ये जो टॉपिक है हमारे, अभी तक हमने कितने क्वेश्चन देखे थे? ये सारे टॉपिक किससे लिए गए हैं? ये सारे टॉपिक हमारे नॉर्मल करंट जीके के लगभग लगभग क्वेश्चन है। अभी 8वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 8वें क्वेश्चन क्या है?
8वां क्वेश्चन हमारा, देखिए ये 8वां क्वेश्चन आ गया। तो ये करंट जीके का क्वेश्चन है। हाल ही के वर्षों में चाड, गिनी, माली, सूडान ने किस एक कारण से अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है? ये जगह हैं, तो इनका ध्यान किस वजह से हुआ है? तो हम कह सकते हैं यहाँ पर दुर्लभ मृदा तत्वों से निक्षेपों की खोज हुई है, गलत है। चीनी से निवेश स्थापित हुआ है, गलत है। सारा मरुस्थल का दक्षिण भूमि का प्रसार, ये भी गलत है। सफल तख्ता पलट यहाँ पर हुआ है, यानी गवर्नमेंट यहाँ पर चेंज हुई है। तो रिसेंट स्पीट हैं जैसे कि चाड हो गया, गोनिया हो गया, गिनी, माली, सूडान, ये फ्लरी हुए हैं, मीडिया का अटेंशन उन्होंने लिया है, क्योंकि यहाँ पर 4 देश हैं, ये 4 नेशन दैट हैव रिसेंटली एक्सपीरियंस मिलिट्री कॉप फ्रॉम ब्रोकन लाइन दैट स्ट्रेच अक्रॉस द वाइड बुल्गा ऑफ अफ्रीका फ्रॉम जीनिया ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ सूडान इन द ईस्ट। तो यहाँ पर ये आर्टिकल जो है ntimes.com से लिया गया है, वहाँ से है ये क्वेश्चन। एन टाइम्स इंटरनेशनल रिलेशनशिप क्वेश्चन है ये। ntimes.com ये वेबसाइट है, वहाँ का आर्टिकल है ये। आर्टिकल का नाम है बुर्किना फासो अफ्रीका कॉप। बुर्किना फासो अफ्रीका कॉप के नाम से आर्टिकल मिलेगा, उसमें ये वाली बातें बताई गई है कि ये चाड, गिनी, माली और सूडान है, ये 4 कंट्री हैं जिनों पर मीडिया ने अटेंशन किया है, यानी मीडिया का ध्यान गया है। 4 देश हैं और मिलिट्री कॉप यहाँ पर हुआ है, और वाइड बल्गा ऑफ अफ्रीका की ये बातें हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 9वां क्वेश्चन के लिए दूसरा पेज पे जाना पड़ेगा। ये 9वां क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अभी 9वां क्वेश्चन में क्या बताया गया है? कुछ भारी उद्योगों पर विचार करना है, जैसे कि उर्वरक संयंत्र दे रखे, तेल शुद्ध कारखाने दे रखे हैं, इस्पात कारखाना दे रखा है, यानी फर्टिलाइजर प्लांट दे रखे हैं, ऑयल रिफाइनरी दे रखी है, स्टील प्लांट हमें दे रखे हैं, यानी इस्पात संयंत्र भी हमें दे रखे हैं। यानी ग्रीन हाइड्रोजन है, उसके बारे में बताया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन कौन कौन से कितने उद्योग हैं जिनमें बी कार्बन में हरित कार्बन हाइड्रोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होने की अपेक्षा है? उर्वरक संयंत्र है, तेल शुद्ध कारखाने या इस्पात संयंत्र है। तो हम बात कर सकते हैं, पहला पहला तो बात करें कि इनके अंदर, तीनों के अंदर ही हम डीकार्बनाइजेशन कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन इज एक्सपेक्टेड टू प्ले ए प्रोमिनेंट रोल इन डीकार्बनाइजिंग हेवी इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग ऑयल रिफाइनरीज, स्टील मिल, और हम कह सकते हैं फर्टिलाइजर प्लांट, यानी तीनों में ही हमारा काम आएगा। तो सभी तीनों मतलब कि ये तीनों में ही हमारा यूज होगा, इस तरीके से हम कह सकते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस बाई ब्रेकिंग डाउन वाटर इन इलेक्ट्रोलाइजर, यानी कि हम वाटर को तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं इलेक्ट्रोलाइजर में, यूजिंग ओनली रिन्यूएबल एनर्जी रिजल्टिंग इन नो कार्बन इमिशन, यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन के लिए हम क्या करते हैं, वाटर को इलेक्ट्रोलाइल जो इलेक्ट्रोलाइजर है उसके अंदर हम तोड़ते हैं, और तोड़ने के लिए भी हम रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कोई भी कार्बन इमिशन यहाँ पर नहीं होता है। हाइड्रोजन कैन देन बी कंबाइंड विथ नाइट्रोजन टू मेक ग्रीन एमोनिया। तो फिर हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को मिक्स करते हैं। हाइड्रोजन किसके साथ मिक्स की जाती है? नाइट्रोजन के साथ मिक्स की जाती है, ताकि हम क्या बना सके, ग्रीन एमोनिया बना सकें। और जब ग्रीन एमोनिया बन जाता है तो अवॉइडिंग हाइड्रोकार्बन इन द प्रोसेस, ग्रीन एमोनिया यूज टू स्टोर एनर्जी एंड मेक फर्टिलाइजर। तो ये ग्रीन एमोनिया है, ये यूज किया जाता है एनर्जी को स्टोर करने के लिए, और हम फर्टिलाइजर बनाने के लिए भी ग्रीन एमोनिया का यूज करते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन could become an alternative to coal in the steel mill
एंड फॉसल फ्यूल इन लॉन्ग होल ट्रांसपोर्ट लाइक शिपिंग एंड ट्रकिंग, यानी कि हम ट्रांसपोर्टेशन के रूप में भी ग्रीन हाइड्रोजन का यूज कर सकते हैं, और कोल के रूप में जैसे स्टील मिल्स में कोल की ज़रूरत होती है, फॉसल फ्यूल की ज़रूरत होती है, तो उसके अल्टरनेटिव के रूप में भी हम ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल है वो कर सकते हैं। तो ये सब इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ पर मिलेगी? ये सब इन्फॉर्मेशन हमें जो इंडिया का इनिशिएटिव है ग्रीन हाइड्रोजन पर, वहाँ पर हमें एक आर्टिकल आया था, वहाँ पर हमें मिलेगी, और आप इस वेबसाइट पर जाकर इसका इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इस वेबसाइट का नाम है mongawe.com। इस वेबसाइट पर एक आर्टिकल आया था, आर्टिकल का नाम था इंडियाज इनिशिएटिव ऑन ग्रीन हाइड्रोजन कुड हेल्प ग्लोबल डीकार्बनाइजेशन। तो वहाँ से ये क्वेश्चन है उठाया गया है। उसके बाद में G20 की बात करते हैं अगले क्वेश्चन में हम। देखिए ये G20 की बात कर लेते हैं। दो टॉप पॉइंट ही दे रखे हैं G20 के बारे में, यहाँ पर दोनों पे बात कर लेते हैं। पहला स्टेटमेंट तो है G20 समूह की मूल रूप से स्थापना वित्त मंत्रियों, केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा के रूप में मंच के रूप में की गई है। तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा भारत की G20 प्राथमिकताओं में से एक है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, मतलब कि हमारा आंसर सी ऑप्शन सही है। G20 फोरम है, इसको 1999 में इसको स्टेबलाइज किया गया था। G20 को स्टेबलाइज इन 1999 बाय द फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर ऑफ द 7 कंट्रीज। अब 7 कंट्री थी स्टार्टिंग में, इसमें 7 कंट्री कौन कौन थी? पहली थी कनाडा, कनाडा के बाद में फ्रांस, फ्रांस के बाद में जर्मनी, जर्मनी के बाद में इटली, इटली के बाद में जापान, जापान के बाद में यूके एंड यूएस, यूके यूएस, जापान, इटली, जर्मनी, फ्रांस और कनाडा, ये 7 कंट्री थी स्टार्टिंग में। मैटर्स रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पर डील किए जाते थे। द फोरम इनिशियली डील्ड विद द मैटर्स रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, but over the year its agenda has expanded to cover the issue relating to trade, climate change, sustainable development, health और agriculture। उसके बाद में G20 है, G20 में इंडिया हैज पुट 46 एजेंडा प्रायोरिटीज फॉर G20 डायलॉग, यानी 2023 में G20 जो डायलॉग है उसमें 46 यहाँ पर एजेंडा प्रायोरिटीज में रखे गए हैं। कितने रखे गए? 46 रखे गए हैं। उनमें से एक है हमारा सार्वजनिक बुनियादी ढांचा। तो वो 46 हैं, जिनके अंदर कौन कौन से हैं? उनके अंदर ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस और लाइफ के नाम से भी है, एसिलेटेड और इंक्लूसिव और रेजिलेंट ग्रोथ के नाम से भी है, एसिलेटिंग प्रोग्रेस ऑन SDG भी है, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसके अंदर दिया गया है, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन फॉर दी 21वीं सेंचुरी, यानी 21वीं सेंचुरी के लिए मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन हो, वो भी यहाँ पर दिया गया है 46 एजेंडा में, और वुमेन लीड डेवलपमेंट भी उसमें दिया गया है। तो ये जो टॉपिक है G20 के बारे में, ये द हिंदू का आर्टिकल आया था, उसमें बताया गया था, एक्सप्लेनेशन दी गई थी ऑल अबाउट द G20 हिस्ट्री ऑफ द फोरम एंड इंडिया प्रेसिडेंसी, वो सब आर्टिकल में बताया गया था। और एक वेबसाइट है pib.gov.in, वहाँ पर भी इसके बारे में बताया गया है, pib.gov.in। वहाँ पर भी यहाँ पर एक प्रेस रिलीज की गई थी, फ्रेम पेज रिलीज किया गया था, जिसमें G20 के बारे में बताया गया है। तो इस तरीके से हमने अभी 10 क्वेश्चन देखे हैं, और बाकी क्वेश्चन हम देखेंगे, यानी 10-10 सीरीज के हम 10 वीडियो बनाते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। तो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इस तरीके की डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में आपके लिए वीडियो बना सके। धन्यवाद।